रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है और इसको किस प्रकार से ट्रीट करें कि पेशेंट को लाइफ टाइम कोई तकलीफ ना हो, नॉर्मल लाइफ निकाल सके। जैसा पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि किन पेशेंट्स के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, किस एज ग्रुप में होता है, किस जेंडर में होता है, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर अब हम शुरुआत करेंगे इसके डायग्नोसिस से। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले उसका क्लिनिकल पिक्चर, उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो ऐसे में मरीज अक्सर बाइलेटरल स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। महिलाएं ज्यादा होती हैं, पुरुष की मात्रा कम होती है। कुछ बच्चों के अंदर भी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा है या फीमेल है, खास तौर से कम उम्र की या फिर 25-30 साल से लेकर के 50 से 60 साल के बीच में, तो इस प्रकार का टिपिकल स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को आता है। मिरर इमेज दिखती है, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। पर कुछ केसेस के अंदर यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट, जैसे एक नी के अंदर पेन है, फिर धीरे धीरे ये दर्द पूरा टिपिकल अपना पिक्चर ले लेता है। दोनों हाथ के स्मॉल जॉइंट्स या पैरों के स्मॉल जॉइंट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट आता है। फिर रिस्ट इन्वॉल्व होती है, एल्बो, शोल्डर, हिप, नी, एंकल और फुट के जोड़, ये सभी धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हैं। पर इनिशियल स्टेज में हाथों के जोड़ों से इसकी मोर ओवर शुरुआत होती है। पेशेंट शिकायत करता है कि उसको फीवर के जैसा फील होता है, वीकनेस है, उसको भूख नहीं लगती, पूरे दिन जकड़न बनी रहती है। अक्सर इसकी शुरुआत कुछ समय के लिए सुबह में 2 घंटा 4 घंटा जकड़न रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद में ये जकड़न पूरे दिन भी रह सकती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि ये एपिसोड्स कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है। तो रेमिशन और रिलैप्स की स्टेज भी कई बार देखने को आती है, कभी किसी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट और कभी किसी दूसरे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारी पिक्चर्स देखने में आती हैं। तो उसके बाद में फिर जब ऐसे मरीजों की जांच की जाती है तो जांच के अंदर ये सारी चीजें, जोड़ों के अंदर सूजन, जोड़ों में लालाई, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें कंफर्म होती हैं। और शुरुआत में तो बाकी के चेंजेस देखने में नहीं आते, पर अगर पेशेंट कुछ समय के बाद में आता है तो स्किन के ऊपर जैसे नोड्यूल्स का होना या फिर एनीमिया, खून की कमी का होना, ऑस्टियोपोरोसिस का होना, न्यूरोपैथी की समस्या, कुछ विजन के इश्यूज या कार्पल टनल सिंड्रोम, इस तरह की चीजें भी देखने में आ सकती हैं। पर ये स्टेप्स आते आते मरीज की डायग्नोसिस पहले ही हो चुकी होती है। उसमें मरीज टिपिकल हाथों में दर्द की शिकायत करता है या दूसरे जोड़ों में दर्द की शिकायत करता है। और जब इसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो इसकी डायग्नोसिस कंफर्म होती है। ब्लड टेस्ट में खास तौर से 2 प्रकार के एंटीबॉडीज, जिसके अंदर आरए और एंटीसीसीपी, ये 2 एंटीबॉडीज सबसे जरूरी है। इसके अपार्ट एएनए भी पॉजिटिव हो सकता है। इसके साथ में ईएसआर और सीआरपी चेक किया जाता है। अगर ईएसआर सीआरपी बढ़े हुए हैं, साथ में आरए, एंटीसीसीपी या एएनए पॉजिटिव है, तो ये दिखाते हैं कि मरीज को इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और फिर जब उसकी दवाइयां चालू होती हैं तो उसके बाद में दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, इसको इंश्योर करने के लिए साथ में लिवर और किडनी के फंक्शंस भी कराए जाते हैं। अब कुछ केसेस के अंदर तो आरए, एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं, पर कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी आते हैं, तो उसे कहते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और फिर कुछ केसेस में कंफर्म करने के लिए एक्सरे भी कराने पड़ सकते हैं। हालांकि अर्ली स्टेज में उतने चेंजेस दिखाई नहीं देते, पर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर स्वेलिंग, कुछ बोनी इरोजन, फिर उसके बाद में जॉइंट्स के बीच में गैप का कम होना, इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, जिससे इसका कंफर्मेशन होता है। फिर बात आती है कि इसका इलाज किस तरह से करें। तो इसके इलाज के लिए पहले जो हमारा एम है ट्रीटमेंट का, वो है कि मरीज की लाइफ एकदम पेन फ्री रहे, पेशेंट अपने आप को नॉर्मल महसूस करे थ्रू आउट लाइफ। इसके बाद में हमारा फोकस होता है कि उसकी नेचुरल रिकवरी हो, दवाइयां कम से कम खानी पड़े। और अगर किसी मरीज को डिफॉर्मिटी आ गई है या उसकी
मूवेबिलिटी अफेक्ट हो रही, जैसे हिप के अंदर प्रॉब्लम है, नी के अंदर प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीज को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। और इसके अपार्ट रूमेटॉइड के अंदर कई एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब जोड़ों के बाहर के कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, तो उनको भी ट्रीट करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो मोर ओवर इसका ट्रीटमेंट है वो 5 स्टेप में होता है। 2 एडिशनल स्टेप है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अक्सर एलोपैथिशियंस आपके साथ में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो इस चीज पर बिलीव नहीं करते। सबसे पहला स्टेप है ऑटो इम्यून एंड एंटी इंफ्लामेटरी डाइट। दरअसल देखिए, ये कोई एलोपैथिशियन भी इस बात को मानेंगे और आयुर्वेदा वाले तो मानते ही है कि रूमेटॉइड का संबंध डायरेक्टली डाइट के साथ में है। परंतु जो एलोपैथिशियन है वो अक्सर आपको कहते हैं कि आप कुछ भी भोजन लीजिए, अगर दर्द बढ़ेगा मैं दवाइयों के डोजेस को वो हिसाब से रीशेड्यूल कर दूंगा। ऐसे में जब मरीज अपने दवाइयों के डोजेस को बढ़ाता है तो फिर उसके साइड इफेक्ट आने लगते हैं। साइड इफेक्ट आने के साथ में मरीज पूरी दवाइयां छोड़ देता है। तो अक्सर मेरा कहना होता है कि पहले उसकी नेचुरल रिकवरी पर फोकस किया जाए, जिसमें ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की डाइट बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर में जो रूमेटॉइड का पेशेंट है उसके खास तौर से शरीर में जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स में बन रहे हैं थ्रू आउट लाइफ। तो अगर उस एंटीजन के आने को हम अपने शरीर में रोक सकें तो आरए एंटीसीसीपी की इंटेंसिटी को घटाया जा सकता है, इन्फ्लामेशन अपने आप घट जाएगा। ऐसे में जो ये एंटीजन हमारे शरीर में आ रहे हैं वो आखिर आ कहां से रहे हैं, या तो सांस के रास्ते से या फिर फूड के रास्ते से। तो यदि हम इस प्रकार के फूड को, इस प्रकार के प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकें तो उसको हम पहले ही रेस्ट्रिक्ट करें और कोशिश ये करें कि उन एंटीजेंस का शरीर में आना कम हो जाए। तो इसके लिए हम यूजुअली पेशेंट्स को 6 महीने का पूरा इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल गाइड करते हैं। ये प्रोटोकॉल 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। शुरू के 3 महीने को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डाइट। इसमें कई सारे फूड आइटम जो आपके शरीर के अंदर ऑटो इम्यून प्रोसेस को ट्रिगर कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, उन सभी फूड्स को 3 महीने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फिर जब आपकी बीमारी, दर्द, सूजन, आरए एंटीसीसीपी काफी कम हो जाते हैं, करीब 60 से 80 या 90% तक रिलीफ आ जाता है, फिर जो फूड्स हमने रेस्ट्रिक्ट किए होते हैं उनको धीरे धीरे शुरू करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक फूड को लेने से आपका दर्द बढ़ रहा है तो उसे लाइफ टाइम के लिए फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और 6 महीना पूरा होते होते आपकी खुद की ओन डाइट चार्ट बन जाती है। कई बार अगर 6 महीने में नहीं बन पाए तो 9 महीने या साल भर का समय भी जा सकता है, पर मरीज का खुद का चार्ट बन जाता है कि ये स्पेसिफिक 10 फूड लेने से उसके दर्द के अंदर और उसके सूजन के अंदर बढ़ोतरी होती है, तो वो स्पेसिफिक उन फूड्स को लेना, कंज्यूम करना बंद कर देता है और उसे नेचुरल रिकवरी मिलती है। तो ये एम है पहला ऑटो इम्यून और एंटी इंफ्लामेटरी डाइट का बेनिफिट। देखिए, डॉक्टर्स भी ये बात जानते हैं कि कई फूड इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं, जैसे रेड मीट या दही खाने से कई मरीजों को स्टिफनेस बढ़ता है। वहीं हल्दी के सेवन से, फिश के सेवन से इन्फ्लामेशन कम होता है, ये सभी डॉक्टर भी जानते हैं, मरीज भी जानते हैं। पर क्या कारण है, कोई भी एलोपैथिशियन डाइट पर मरीज को फोकस करने के लिए नहीं बोलता, तो इसके रिपरकेशन पेशेंट को सहन करने पड़ते हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से दवाइयों के डोजेस बढ़ा देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उसका नुकसान होता है। तो पहला हम डाइट पर फोकस करेंगे, फिर इसके बाद में जो मॉर्निंग के अंदर स्टिफनेस है या पूरे दिन में स्टिफनेस है, जो बची हुई तकलीफ है, उसको एड्रेस किया जाता है योगा और स्ट्रेचिंग और अदर एक्सरसाइजेस के माध्यम से। और इसी प्रोग्राम में डेली का एक्सरसाइज आर्थराइटिस रिलेटेड, चाहे किसी मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उनको उन स्पेसिफिक योगा और एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिससे उनका दर्द और सूजन में राहत मिलता है और उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। फिर इसके बाद में जो बॉडी के अंदर दर्द सूजन रह जाता है या जो आपके जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जॉइंट्स डैमेज हो रहे हैं, तो जॉइंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए
दर्द और सूजन को कम करने के लिए, न्यूरोपैथी को कम करने के लिए कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इन्हें लेने के बाद में मोर ओवर देखने में आता है कि पेशेंट को करीब 90% के आसपास रिलीफ आ जाता है। तो जो अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं पेशेंट्स को जॉइंट फ्रेश बेसिकली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसमें एक्टिव मॉलिक्यूल है टेरोस्पर्मिन सी, जिसे पालक से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस पर यूएस के अंदर भी पेटेंट हुआ, इंडिया के अंदर भी पेटेंट अप्लाइड है, और इसके माध्यम से पेशेंट की कार्टिलेज और जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन किया जाता है। तो पालक के एक्सट्रैक्ट के अपार्ट इसके अंदर ग्लूकोजामीन, उसके साथ में रोज हिप एक्सट्रैक्ट, करक्यूमिन और बोसवालिया इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे पेशेंट के दर्द सूजन के साथ में जॉइंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो पेशेंट की कार्टिलेजेस डैमेज नहीं होती, जिससे उसे लाइफ टाइम सर्जरी नहीं करानी पड़ती। फिर अगर पेशेंट को कुछ दर्द रहता है जोड़ों के अंदर, तो 4 स्टेप जैसा हर्बल सप्लीमेंट, क्योंकि मरीज को लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियां एलोपैथिक सेवन करने से रोका जाता है, क्योंकि उनका असर उसके लिवर और किडनी पर आता है। तो इस प्रकार के हर्बल सप्लीमेंट के माध्यम से उनके दर्द और सूजन को कंट्रोल किया जाता है। फिर अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो उसमें नर्वोकुल रिकमेंड किया जाता है। अब इन तीनों चीजों के सपोर्ट के बाद कुछ मरीजों के अंदर साल में 1-2 बार फ्लेयर्स भी आते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर चीजें इन 3 शुरू के प्रोटोकॉल से जब हैंडल नहीं होती, तो ऐसे मरीजों में कुछ एलोपैथिक दवाइयों का सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है। एलोपैथिक दवाइयों के अंदर सबसे पहले मरीज को दर्द निवारक दवाइयां या सूजन कम करने की दवाइयां दी जाती हैं। फिर अगर जरूरत पड़ता है तो कुछ समय के लिए 2 हफ्ता 4 हफ्ता इसके लिए कई बार स्टीरॉयड भी देना पड़ सकता है। अगर पेशेंट हमारे पास में आता है और उसको सीवियर पेन है, उसने पिछले कुछ दिनों के अंदर ट्रीटमेंट अपना ठीक से नहीं किया, अपनी बीमारी का ख्याल नहीं रखा, तो उसको शुरुआती दौर में दर्द की और सूजन को कम करने की गोलियां और साथ में कुछ स्टीरॉयड भी देने पड़ते हैं। परंतु उसके साथ में डीमार्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें खास तौर से आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन में देखी होंगी 4 तरह की दवाइयां, सल्फासेलाजीन, पॉलीट्रैक्स, लेफ्लुनामाइड या फिर HCQS। पर इन दवाइयों का जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, इनका असर आने में लगभग 4 से 6 हफ्ता लगता है। तो इतने समय तक पेशेंट वेट नहीं कर सकता, दर्द के साथ नहीं जी सकता। तो ऐसे में ब्रिज थेरेपी के रूप में नंबर 1 दर्द और सूजन कम करने की गोली और नंबर 2 स्टीरॉयड का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। फिर अगर मरीज के अंदर CRP काफी अधिक है, तो ऐसे में जैक इनहिबिटर्स या फिर बायोलॉजिकल्स का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। ये कुछ समय के लिए हो सकता है या फिर कुछ लंबे समय के लिए हो सकता है। अब मरीज क्या करता है? मरीज कई बार डर के कारण कि उसका लिवर किडनी पर साइड इफेक्ट आएगा, ये सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाता है। और ऐसे में कई बार मैं पेशेंट्स को भी सवाल करता हूं, जैसे अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट से कंसल्टेशन हो रहा था। पेशेंट बेड रिडन, उसको करीब 15 साल रूमेटॉइड को हो चुके। अब ऐसे में मरीज का पहला डायलॉग मेरे को ये, डॉक्टर साहब मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लूंगा। भाई क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लूंगा कि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि आप बिस्तर के ऊपर हैं, आपके सारे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ चुकी है, अगर आप एलोपैथिक दवाई लेते तो एटलीस्ट आपकी मोबिलिटी को तो इंश्योर किया जा सकता था। आज जो आप बिस्तर के ऊपर है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है या छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन जिनको हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से रूल आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मरीज को एलोपैथिक दवाइयों का सपोर्ट, अगर उसकी लाइफ स्टाइल या उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है तो उनका सपोर्ट लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कोई डॉक्टर भी नहीं चाहेगा कि लंबे समय तक मरीज को बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां दी जाएं। तो ऐसे में अगर मरीज डाइट का प्रोटोकॉल, हर्बल सप्लीमेंट, एक्सरसाइज ये सब रेगुलर करता है, तो मिनिमल उसको एलोपैथिक दवाइयों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में साइड इफेक्ट्स आने वाली कोई बात ही नहीं रहती। तो इसके साथ में 5वें नंबर पर अक्सर डॉक्टर्स 3 से 6 महीने के अंदर मरीज का ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब ब्लड टेस्ट के अंदर
लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन कराए ही इसलिए जाते हैं कि डीमार्ट्स और बाकी की दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन तो मरीज के शरीर पर नहीं आ रहे। और बीमारी का स्टेटस जानने के लिए खास तौर से ईएसआर और सीआरपी की जांच हर 3 से 6 महीने में कराई जाती है। तो इन रेगुलर 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट, फिर जरूरत पड़ती है तो एलोपैथिक दवाई, और 5वां ब्लड टेस्ट का रेगुलर जांच करना कि कौन सा फैक्टर कितना है। ये 5 चीजों से आप अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सकते हैं। आपकी लाइफ को किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जो लोग फिर इन चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उनके अंदर डिफॉर्मिटी आती है, और कई बार ये देखा जाता है कि अगर अपना इलाज आप ठीक से नहीं करते तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और इन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन पर मैं वैसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर एक छोटे के अंदर अपन ब्रीफ इसका भी ले लेते हैं कि किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे फीवर, फटीग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, शुरुआती दौर में भी देखने में आता है। पर हार्ट अटैक की समस्या, क्योंकि शरीर की जितनी भी खून की नलियां हैं उनके अंदर वेस्कुलाइटिस होता है। इवन मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की मसल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। आपके जो खून की नलियां हैं उनमें प्लाक बनने की समस्या आती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना रूमेटॉइड में बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होता है, प्लूरल इफ्यूजन, मतलब पानी आ जाता है छाती में जिससे काफी थकान महसूस होती है। ये बीमारी आपके लंग्स में स्कारिंग कर सकती है, तो इस स्थिति से भी बचना चाहिए। इसके लिए अपने प्रोटोकॉल को रेगुलर फॉलो करें। ऐसे में डॉक्टर्स को स्टीरॉइड और बायोलॉजिक्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। फिर आंखों के अंदर नोड्यूल्स आ सकते हैं, आंखों में ड्राइनेस तो काफी आम बात है, आंखों में रेडनेस का आना, यूवियाइटिस, या फिर जो ऑप्टिक नर्व है, नर्व के ऊपर असर, क्योंकि ये न्यूरोपैथी भी करती है, इसमें सूजन होता है, तो ऑप्टिक नर्व भी अफेक्ट हो सकती है। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसी समस्या भी आ सकती है, मतलब आईज के ऊपर भी इसका असर आता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है उसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है कि आपके स्किन के अंदर कुछ नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, तो इन नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। ये नोड्यूल्स या तो स्किन में होंगे या फिर आपके लंग्स, हार्ट या स्क्लेरा के अंदर भी, मतलब आईज के अंदर भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर ये बीमारी असर डालती है, तो न्यूरोपैथी की समस्या, कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथों के अंदर, हाथ या मतलब इवन अगर ये कंडीशन काफी सीवियर हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप तक की नौबत देखने में आती है। तो इससे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। फिर सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सिचुएशन कई बार सीरियस भी हो सकती है, क्योंकि होता क्या है, जो स्पाइन के लिगामेंट्स हैं उसके अंदर लैक्सिटी आती है, और उसके कारण आपके जो नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर कंप्रेशन और इवन पैरालिसिस की भी स्थिति बन सकती है। तो ये काफी सीवियर सिचुएशन हो सकती है अगर वहां पर सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके अपार्ट लिवर का इन्वॉल्वमेंट, खून की कमी, एनीमिया, स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, स्प्लीनोमेगैली, या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाने के कारण इन्फेक्शन का होना, तो इसको एक अलग से डिनोट किया जाता है बीमारी के द्वारा। मैं इतनी टेक्निकलिटीज में आपके साथ जाना नहीं चाहता, पर इसके अपार्ट ऑस्टियोपोरोसिस का होना, मतलब हड्डियों का कमजोर हो जाना, काफी आम बात है। और मसल्स के अंदर वीकनेस, आप क्योंकि एक्सरसाइज अगर रेगुलर करेंगे नहीं, और रूमेटॉइड के अंदर आपके मसल का जो प्रोटीन डिग्रेड होता है उसके कारण आपके मांसपेशियों के अंदर कमजोरी, हड्डियों के अंदर कमजोरी, इस प्रकार की चीजें अक्सर देखने में आती है। और फिर जो जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटी होती है उसके कारण सर्जरी भी कई बार करनी पड़ती है एज ए लास्ट रिसोर्ट, खास तौर से अगर नी का इन्वॉल्वमेंट है या फिर हिप का इन्वॉल्वमेंट है। और जब हाथों के अंदर डिफॉर्मिटी होती है तो हाथों में आप कितनी सर्जरी करेंगे। हाथों की अगर डिफॉर्मिटी है तो आप कॉस्मेटिक सर्जरी खास तौर से कर सकते हैं। इन छोटे छोटे जॉइंट्स की पूरी मूवेबिलिटी, पूरे मूवमेंट्स को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो काफी मुश्किल है।
तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सकता है, पर मूवमेंट को पहले जैसा नहीं किया जा सकता। हाँ, नी और हिप जॉइंट के अंदर ये काफी अच्छे से किया जाता है, तो उसके अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। परंतु यदि आप 5 प्रोटोकॉल को जो मैंने आपको शुरू में बताए, वो थे आपका फूड, योगा एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट, जरूरत पड़े तो एलोपैथिक दवाइयां और 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट, ये 5 प्रोटोकॉल अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ टाइम किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, मतलब कॉम्प्लिकेशन भी आपको नहीं आएंगे अगर आप इन 5 प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो करेंगे, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है या उन सप्लीमेंट्स की जरूरत है जिनकी मैंने चर्चा की, तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और यदि आपको सपोर्ट की जरूरत है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।